एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज जो है हम आपके लिए लेकर के आए हैं बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर 4 और इस वीडियो में हम एविडेंसेस ऑफ ग्लूकोज स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले क्लास में हम एविडेंसेस ऑफ ग्लूकोज स्ट्रक्चर स्टार्ट कर चुके थे। वहां पर हम 4 एविडेंसेस देख चुके थे। एविडेंसेस ऑफ ग्लूकोज स्ट्रक्चर में जो है हम ग्लूकोज स्ट्रक्चर का पूरा एविडेंस फुल प्रूफ के साथ देख रहे थे, थ्रू द एक्सपेरिमेंट या तो फिर थ्रू द रिएक्शन। हम पूरा एकदम डिटो आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीज हुआ। तो वही एविडेंसेस को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एविडेंसेस नंबर 4 तक हम देख चुके थे, लेकिन फिर भी जो है उसको हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। एविडेंसेस नंबर 1 उसमें हम क्या देखे थे, उसका कंक्लूजन जो था वो था कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6 ये कैसे आया। तो इसका एविडेंसेस हम आपको एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताते हैं कि देखिए कुछ करना नहीं है, मास परसेंट का वहां पे यूज करना था। ग्लूकोज को एक पाउडर के फॉर्म में लीजिए, फिर उसका कंबसन करा दीजिए। जब कंबसन कराइएगा तो वहां से CO2 और H2O निकलेगा बाहर, और जो CO2 और H2O बाहर निकलेगा उसका फिर आप इंपेरिकल फार्मूला निकाल दीजिए, और इंपेरिकल फार्मूला निकालिएगा तो वहीं से जो है C6H12O6 का फॉर्मेशन होता है। ये आपका फर्स्ट एविडेंस था। एविडेंस नंबर 2 जो कि हम देखे थे कि कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन में होता है। कैसे होता है इसको हम प्रूफ किए थे। एविडेंसेस नंबर 2 को कैसे प्रूफ किए, एक ग्लूकोज था उसको HI प्लस हीट के साथ रिएक्शन कराएं। तो HI प्लस हीट को जब हम रिएक्शन कराते हैं तो देता क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जब रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये करेगा क्या, एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। तो यही ग्लूकोज को जब हम HI प्लस हीट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो N-हेक्सेन का फॉर्मेशन होगा, और जब अल्केन ग्रुप का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर एक बात और कंफर्म हो गया कि जितना भी एल्केन ग्रुप होता है वह एक क्या होता है, स्ट्रेट चेन में होता है। तो यहाँ पे ये भी हो गया कि जो भी 6 कार्बन होता है ग्लूकोज स्ट्रक्चर में वो एक स्ट्रेट चेन में होता है। आपका एक्सपेरिमेंट नंबर या एविडेंस नंबर 3 कहिए। एविडेंस नंबर 3 में क्या किए थे कि ग्लूकोज को NH2OH के साथ रिएक्शन कराए थे, तो वहां पे ऑक्साइन मिला था, और फिर उसी ग्लूकोज को HCN के साथ रिएक्शन कराए थे। तो HCN जो है वह न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, और यहाँ से HCN के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर साइनोहाइड्रिन मिला था। क्या चीज, साइनोहाइड्रिन मिला था। तो साइनोहाइड्रिन क्यों बोलते थे, क्योंकि यहाँ पर CN ग्रुप होता है इसीलिए साइनो, और हाइड्रिन किस लिए, क्योंकि बहुत सारा OH ग्रुप होता है, तो इसीलिए यहाँ पे साइनोहाइड्रिन मिला था। तो इसमें हमको क्या कंक्लूजन देखने के लिए मिला था, यहाँ पर कंक्लूजन देखने के लिए मिला था कि कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। और एविडेंसेस नंबर 4 में जो है जब ग्लूकोज को क्या चीज, जब ग्लूकोज को हम रिएक्शन कराते हैं किससे, Br2 और H2O के साथ, तो Br2 और H2O कैसा क्या करेगा, Br2 और H2O माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जब Br2 और H2O के साथ ग्लूकोज को रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो जब ग्लूकोज को रिएक्शन कराएंगे तो ग्लूकोनोइक एसिड फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, ग्लूकोनोइक एसिड बनाएगा। और यहाँ से क्या चीज कंक्लूजन मिला था कि यहाँ पर जो है वह एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है। हाँ, यहाँ पे एक और क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि यहाँ पर कीटोन ग्रुप क्यों प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पर कीटोन ग्रुप इसलिए प्रेजेंट नहीं होता था क्योंकि Br2 और H2O क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और कीटोन ग्रुप जो है वह माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो ये 4 एविडेंस जो कि पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके थे, इसको आप पूरा डिटेल देखना हो तो बायोमोलिक्यूल्स लेक्चर नंबर 3 जो कि प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, जाकर के देख सकते हैं। और उसके बाद हम 5th एविडेंसेस से इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तो आइए 5th एविडेंसेस। 5th एविडेंस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हम जब कॉन्क HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जब कॉन्क HNO3 जो है वह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये चीज तो हम पहले ही देखे थे कि एल्डिहाइड को क्या करेगा, एल्डिहाइड को COOH में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पर क्या करेगा कि प्राइमरी, यहाँ पर जो कार्बन है क्या है, ये प्राइमरी कार्बन है, तो इसको भी जो है वह COOH पे कन्वर्ट कर देगा। क्या करेगा, प्राइमरी कार्बन जो है CH2OH
इसको भी जो है कन्वर्ट करके COH में कर देगा। मतलब कि ग्लूकोज को ग्लूकेरिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। क्या करेगा? ग्लूकोज को ग्लूकेरिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और जब ग्लूकोज को ग्लूकेरिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा तो यहाँ से क्या कंक्लूजन हुआ कि प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, मतलब कि प्राइमरी अल्कोहल पे भी कुछ क्या पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। मतलब कि प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है, ये बात भी यहाँ पर कंफर्म हो गया। कुछ नहीं किए, कॉन्क HNO3 के साथ ग्लूकोज को रिएक्शन कराए तो ग्लूकोज से ग्लूकेरिक एसिड बन गया। ठीक है, और ये कॉन्क HNO3 क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इससे कंक्लूजन ये निकला कि यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल का प्रेजेंट होता है। एविडेंसेस नंबर 6, ग्लूकोज है AC2O इन द प्रेजेंस ऑफ पायराइडिन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो पेंटा एस्टर और एसिड बनेगा। देखिए कैसे, इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा इसमें लोचा है। ये जो AC2O है, क्या है? AC2O है, वह एसिटिक एनहाइड्राइड है। क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड है। इसका स्ट्रक्चर जो है एसिटिक एनहाइड्राइड का, वो देखिए वो कुछ होता है ऐसा, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। इसका एसिटिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर कुछ होता है ऐसा। और जो है वह ये जो O ग्रुप है, इसके इधर भी देखिए तो क्या है? एसिटिक ग्रुप है, एसिटिक ग्रुप है। और इसके इधर भी जाइए तो एक एसिटिक ग्रुप है। मतलब कि O के इधर भी एसिटिक ग्रुप और O के उधर भी एसिटिक ग्रुप, मतलब कि ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा होगा। स्ट्रक्चर को समझ लिया आप कि एसिटिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब बात करते हैं कि जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा पेंटा एस्टर और एसिड बनाएगा। इससे पहले आप एक चीज को और समझिए, आपको एक चीज को और समझना है। इसका स्ट्रक्चर तो देखिए AC2O का स्ट्रक्चर होता है ये, लेकिन हम नॉर्मली ये चीज जानते हैं कि जब किसी भी एनहाइड्राइड को अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एस्टर और एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये चीज हम पहले से जानते हैं कि किसी भी एनहाइड्राइड को अगर हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या चीज प्रोडक्ट बनता है? एस्टर प्लस एसिड। तो वही काम किए हैं कि ये देखो जो पार्ट है, ये CH3OH, ये क्या है? अल्कोहल है। और ये क्या है? एनहाइड्राइड है। तो दोनों को जब हम रिएक्शन कराएंगे तो एक नया प्रोडक्ट बनेगा, और जो नया प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? एस्टर और एसिड बनता है। तो देखिए CH3OH जो है ना, यहाँ से ये H जो है, ये H जो है इसके साथ मिल जाएगा, ये H जो है यहाँ से वो इसके साथ मिल जाएगा। और जब इसके साथ मिल जाएगा तो क्या बनेगा? एक एसिड बन गया। और ये जो बचा हुआ पार्ट है CH3O, ये जो है इसके साथ मिल जाएगा। और जब इसके साथ मिलेगा तो एक बना लेगा एस्टर। तो ये था आपका रिएक्टेंट, और इधर कुछ बन जाएगा प्रोडक्ट। और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या क्या बनेगा? हम बता दिए कि ये H इसके साथ मिल जाएगा और CH3O जो है वो इसके साथ मिल जाएगा और बना लेगा एस्टर प्लस एसिड। समझ में आ गया बात? तो इसी को यहाँ पे यूज करना है, इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करना है कि भाई एनहाइड्राइड और अल्कोहल रिएक्ट करके एस्टर और एसिड बनाता है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए बहुत सारा OH ग्रुप है, और बहुत सारा OH ग्रुप है ना, बहुत सारा अल्कोहलिक ग्रुप है यहाँ पे। ठीक है, OH ग्रुप पे ही अटैक करेगा एनहाइड्राइड। तो बहुत सारा OH ग्रुप है और यहाँ पर एनहाइड्राइड है। तो एनहाइड्राइड और OH ग्रुप जब रिएक्ट करेगा, अल्कोहलिक ग्रुप जब रिएक्ट करेगा तो एस्टर और एसिड बनाएगा। ये बात तो इस रिएक्शन से कंफर्म हो गया। कैसे बनाएगा वो चीज समझिए। यहाँ देखिए AC2O का स्ट्रक्चर होता है ये। तो करेगा क्या कि यहाँ से करेगा क्या कि यहाँ से जितना भी इसमें OH ग्रुप है उसके जगह पे ये जाके लग जाएगा AC लग गया। जितना भी OH ग्रुप है वहां पे जाके AC लग गया। यहाँ देखिए 4 OH था तो यहाँ पर 4 AC4 लग गया। यहाँ पर 1 OH था तो यहाँ पे OH लग गया। और फिर उसके बाद जो है वह यहाँ पर एक नया एसिड बन गया 5ACOH। क्या बन गया? 5ACOH।
इसी को यहाँ पर हम Ac2O के फॉर्म में लिखे हैं। तो इसमें जो है वह Ac2O में Ac क्या है ये चीज आपको मालूम है नहीं, और ACOH क्या है ये भी आपको मालूम है। जस्ट इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है, हम कुछ नहीं बोले। फिर से इस रिएक्शन को समझिए। यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज है। Ac2O के साथ जब रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पाइराइडिन तो ईस्टर और एसिड देता है। इस कॉन्सेप्ट से हम समझ गए। अब कैसे कैसे देता है यहाँ पर इसको भी हम बता दिए कि भाई ये H जो है वो इसके साथ मिल जाता है, और ये जो पूरा पार्ट है ये इसके साथ मिलके ईस्टर बनाता है, और ये पूरा मिलके एसिड बन जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। और Ac2O का फॉर्मूला क्या होता है, Ac2O का फॉर्मूला होता है ये, और Ac का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3C+O। मतलब कि जहाँ Ac लगा है उसको यहाँ पर ये भी लगा सकते हो। ये चीज कंफर्म हो गया। इसको समझ में कैसे करना है, इसको ये भी लगा सकते हो यहाँ पे Ac, लेकिन हम इसको शॉर्ट फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाने के चलते केवल Ac ही लिखे हैं। तो जस्ट वही कॉन्सेप्ट यूज हो गया। तो यहाँ से कंक्लूजन मतलब कि एक्सपेरिमेंट नंबर 6 या एविडेंस नंबर 6 से क्या चीज कंक्लूजन निकला। देखिए क्या कंक्लूजन निकला, 2 OH ग्रुप्स ऑन सेम कार्बन्स आर अनस्टेबल ऑन द डिफरेंट कार्बन। यहाँ से कंक्लूजन यही निकला कि एक कार्बन पे आप 2 OH ग्रुप नहीं लगा सकते। ठीक है, जब एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप नहीं लगा सकते तो ग्लूकोज इज concluded glucose is concluded to have 5 alcoholic group and 1 aldehyde groups all on different carbons as the structure is stable। तो यहाँ से जब किसी भी कार्बन पे जब हम 2 OH ग्रुप लगा देंगे तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात कंफर्म हो गया कि जब 6 कार्बन ग्रुप होता है ग्लूकोज का, ये बात तो कंफर्म है कि 6 कार्बन ग्रुप होता है ग्लूकोज का। जब 6 कार्बन ग्रुप होता है ग्लूकोज का, और पहले ही हम प्रूफ कर चुके हैं कि एक कार्बन पे एल्डिहाइड होता है, तो बचा 5 कार्बन, और जो 5 कार्बन बचा उस पांचों पे एक एक OH ग्रुप होगा। नहीं समझे, उस 5 कार्बन पे एक एक OH ग्रुप होगा। फिर से समझिए, 2 OH ग्रुप्स ऑन सेम कार्बन्स आर अनस्टेबल ऑल ऑन डिफरेंट कार्बन। एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप नहीं हो सकता, यहाँ से कंक्लूजन ये निकला। तो जब एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप नहीं हो सकता है तो कंक्लूजन क्या बन सकता है कि ग्लूकोज इज कंक्लूडेड टू हैव 5 अल्कोहलिक ग्रुप एंड 1 एल्डिहाइड ग्रुप्स ऑल ऑन डिफरेंट कार्बन एज स्ट्रक्चर इज स्टेबल। तो यही कंक्लूजन निकलेगा। ये तो हम जानते हैं कि 6 कार्बन होता है, 6 स्ट्रेट चेन में होता है। तो ये भी हम एक एक्सपेरिमेंट में, एक एविडेंस में प्रूफ कर चुके हैं कि एक कार्बन पे जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और एक पे जब एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो बचा कितना, 5। और क्या कर रहा है कि किसी भी कार्बन पे आप एक से अधिक OH नहीं लगा सकते। तो पांचों कार्बन पे एक OH लगेगा, तो 1 2 3 4 4 OH लग गया, और इस पे एक OH। इसी के कारण यहाँ पर 2 OH न लगने के कारण नीचे ऊपर केवल H रहता है। ठीक है, लेकिन जो है बात यहीं पे नहीं रहा। अब बात आया स्टीरियो केमिस्ट्री का। जब स्टीरियो केमिस्ट्री को यूज करेंगे तो वहां से ये चीज पता चलता है कि इसको ऐसे ना ऐसे लिखेंगे, इसको थर्ड जो एल्डिहाइड ग्रुप का जो कार्बन होगा, ऊपर का जो कार्बन होगा उसके थर्ड ग्रुप के कार्बन पे उल्टा फेरी होगा। ये सब चीज हम आगे देखेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज में। तो यहाँ पर जो है आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको फटाक से नोट कीजिए। आगे कंटिन्यू करते हैं, फटाक से नोट कीजिए। हाँ, तो आगे देखते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज, द एग्जामिनेशन ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज वाज डन बाय फिशर एंड ही गिव्स द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। हुआ क्या कि वहां तक हम 6 एविडेंस देखें, सभी कुछ को कंफर्मता से समझ लिए, लेकिन फिर स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज क्या करता है, ये किसके द्वारा दिया गया, फिशर के द्वारा। और फिशर ही जो है वह स्टीरियो केमिस्ट्री के हिसाब से एक क्या बनाए, स्ट्रक्चर बनाए। स्टीरियो केमिस्ट्री फिशर के द्वारा दिया गया और वही एक स्ट्रक्चर बना करके दिए, जो कि ये स्ट्रक्चर ग्लूकोज का बना है। उन्होंने क्या चेंजिंग किया कि ऊपर से जो फर्स्ट कार्बन है, ऊपर से जो कार्बन है उससे थर्ड कार्बन, ऊपर से थर्ड कार्बन, मतलब कि ऊपर से थर्ड कार्बन कहाँ पे, ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। मतलब कि इस कार्बन पे इन्होंने क्या कहा कि ये जो H ग्रुप और OH ग्रुप का जो मामला है वो इधर उधर हो जाएगा बस।
पहले यहाँ पर OH था तो इसको यहाँ पे H कर देना है, और इधर H था तो इसको H कर देना है। यही बस उन्होंने चेंजिंग किया। और दूसरी बात उन्होंने क्या कहा कि कार्बन जो है यहाँ पर 6 जो कार्बन होता है वह बैकबोन का काम करता है। ग्लूकोज स्ट्रक्चर में जो 6 कार्बन होता है वह बैकबोन का काम करता है। फिर इन्होंने कहा कि ये जो 4 कार्बन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो 4 कार्बन है वो क्या है, ये चारों कार्बन क्या है, कायरल कार्बन है। क्या है, कायरल कार्बन है। और जो कायरल कार्बन होता है उस सेंटर को हम कायरल सेंटर भी बोलते हैं। अब कायरल कार्बन और कायरल सेंटर किसको बोलेंगे, वैसा कार्बन जिसका कि चारों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई हो, उसको क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन बोलेंगे। इसको समझिए, ये कार्बन को कायरल कार्बन बोलेंगे। कैसे, ये कार्बन जो है इसका 4 वैलेंसी, 1 2 3 4, और चारों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से अटैच है। नीचे वाला एक डिफरेंट ग्रुप हो गया, ये OH एक डिफरेंट ग्रुप हो गया, ये एल्डिहाइड एक डिफरेंट ग्रुप हो गया, ये हाइड्रोजन एक डिफरेंट ग्रुप हो गया। इसी प्रकार से चारों कार्बन डिफरेंट डिफरेंट चारों ग्रुप से अटैच है, सेटिस्फाई है अपना वैलेंसी को। उस कार्बन को क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन बोलेंगे। तो यहाँ पे कितना कायरल कार्बन है, 4 कायरल कार्बन है। आगे देखिए, इन्होंने कहा कि इफ यू हैव n कायरल कार्बन देन द नंबर ऑफ आइसोमर्स इज 2 टू द पावर n। अगर आपके पास n कायरल कार्बन है, कितना है, n कायरल कार्बन है, तो इसका अगर आपको आइसोमर्स का स्ट्रक्चर निकालना हो कितना आइसोमर्स बनेगा, तो 2 टू द पावर n कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर इन द केस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के केस में कितना कायरल कार्बन होता है, 4 कायरल कार्बन होता है। तो 2 टू दी पावर 4 करेंगे तो कितना होगा, 16। तो 16 पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस एग्जिस्ट, मतलब कि 16 आइसोमर्स यहाँ पर बनेगा। लेकिन सबसे बड़ा बात यहाँ पे ये है कि बट ओनली वन ऑफ देम इज प्लस दी ग्लूकोज। 16 स्ट्रक्चर में से, 16 स्ट्रक्चर में से केवल एक ही ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो कि प्लस दी ग्लूकोज होगा, मतलब कि पॉजिटिव होगा, एक ही ऐसा स्ट्रक्चर होगा। तो प्लस दी ग्लूकोज, इसका मतलब क्या, ये प्लस का मतलब होता है कि डेक्स्ट्रा रोटेटरी, मतलब कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या करेगा, क्लॉकवाइज जब रोटेट करेगा तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव। और जब PPL प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, बस सीधा आप समझ लो, माइनस डी ग्लूकोज बोलते हैं। समझ गए ना, प्लस और माइनस का बोलते हैं। तो वही बोले कि जो 16 आइसोमर्स बनेगा उसमें से केवल एक ही ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो कि प्लस डी ग्लूकोज बनेगा। तो प्लस का मतलब होता है डेक्स्ट्रा रोटेटरी, मतलब कि प्लेन पोलराइज्ड PPL को, PPL नहीं PPP लिखा गया, PPL को आप कैसे रोटेट करोगे, PPL को कैसा रोटेट होगा, क्लॉकवाइज। PPL को जब रोटेट करोगे तो क्लॉकवाइज रोटेट होगा। और जो D है वो नोमेनक्लेचर है। डी कैसे, डी हम यहाँ पे क्यों लिखे हैं, अगर नीचे कार्बन से, नीचे से सेकेंड कार्बन पे अगर राइट हैंड साइड में OH है तो लिखेंगे हम डी ग्लूकोज, और अगर सेकेंड कार्बन से अगर लेफ्ट साइड में OH रहेगा तो उसको लिखेंगे L ग्लूकोज। इसका जस्ट मिरर इमेज जो है वो क्या होता है, L ग्लूकोज, मतलब कि जस्ट इसका उल्टा बनेगा, उसको L ग्लूकोज बोलते हैं। मतलब कि इस कार्बन से अगर राइट हैंड साइड में OH रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, डी ग्लूकोज, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में OH रहेगा तो बोलेंगे L ग्लूकोज। और डी ग्लूकोज का मिरर इमेज जो होता है वो हमेशा क्या होता है, L ग्लूकोज होता है। यहाँ तक ये चीज हम देख लिए। चलो आगे हम देखते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री, DL नोमेनक्लेचर। DL नोमेनक्लेचर, स्मॉल d और स्मॉल l नहीं, कैपिटल D और कैपिटल L नोमेनक्लेचर। अच्छा, ये मतलब नीचे तक दिखाई तो पड़ रहा है ना, नीचे तक दिखाई तो पड़ रहा है, हाँ क्लियर दिखाई पड़ रहा है, चलो ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री, D represent the configurations and it is not related to sign of optical rotation। ये जो कैपिटल D है ये स्मॉल d और स्मॉल l जैसा नहीं है। ये जो d और l है ये कैपिटल D है, क्या है, कैपिटल D है और कैपिटल L है। समझ गए, ये स्मॉल, ये वाला d और ये वाला l नहीं है। ये DL का क्या मतलब है
ये रोटेशन को डिनोट करता है नहीं, और ये डीएल क्या है, ये डीएल जो है वह बड़ा वाला डीएल है, ये जो है आपका नोमेनक्लेचर में रिप्रेजेंटेशन करेगा। डीएल एल इंडिकेट द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ पर्टिकुलर स्टीरियोमेरिज्म। नहीं मतलब कि सीधा सा बात कि ये जो है बड़ा कैपिटल डी और कैपिटल एल, ये जो क्या करेगा, नोमेनक्लेचर नाम लिखने में हेल्प करेगा, ये वाला डी और ये वाला बड़ा वाला डी। It is done by choosing the simplest carbohydrate glyceraldehyde as reference. Glyceraldehyde नहीं, it is done by choosing a simplest carbohydrates। इसको हम एक छोटा सा simplest carbohydrates जो आसान है उसके द्वारा हम समझेंगे इस रिफरेंस को। तो वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये देखिए ऐसे तो हम जो है इसको डी और एल जो नोमेनक्लेचर है ये 6 कार्बन के लिए कम से कम यूज करते हैं, लेकिन 6 कार्बन यहाँ पे नहीं लिया है क्योंकि समझने में आसानी हो। तो ये देखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड है, अगर नीचे से सेकेंड कार्बन के राइट साइड OH रहेगा तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, और इसके लेफ्ट साइड रहेगा तो क्या बोलेंगे, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। फिर से सुनिए, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है, अगर इसके राइट साइड नीचे से सेकेंड कार्बन पे राइट साइड OH रहेगा तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, और नीचे से सेकेंड कार्बन पे अगर लेफ्ट साइड OH ग्रुप रहेगा तो एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। समझ गया? तो इसका नोमेनक्लेचर डी और एल में कैसे करेंगे समझ गए। अगर नीचे से राइट हैंड साइड में रहेगा तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, और नीचे से अगर लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा तो एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो डी एल नोमेनक्लेचर यही है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो 1 कायरल कार्बन होता है, क्योंकि देखिए चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से क्या है यहाँ पे अटैच है। तो यहाँ पे कितना कार्बन होता है, 1 कायरल कार्बन होता है। कितना, 1 कायरल कार्बन होता है। दूसरी बात कि इसी को जो है हम लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं CHO CHOS CH2OH, और ये जो है वह पॉलीहाइड्रोक्सी होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, मतलब कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जब PPL सामने लाओगे तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, नहीं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो यह लिखा है कि ऑप्टिकली एक्टिव होता है, क्योंकि जितना भी कायरल कार्बन होता है वो सब क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। अगले वीडियो में साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज देखेंगे, और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है बोर्ड एग्जाम में या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, और बच्चे को उसमें दिक्कत भी होता है तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से पॉज करके नोट कर लीजिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।